हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में बताऊंगा, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दी गई है। इसमें जो है ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य की एक जिम्मेदारी है प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्य की अपने नागरिकों के लिए नीति बनाना, जिससे कि जनता का, नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो सके, यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो दायित्व है वो राज्य का है। और राज्य नीतियां बनाने में जो है यहाँ पर जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के प्रावधान दिए गए उनके परिप्रेक्ष्य में कानून बनाए, जिससे कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्याण हो। अब बात करते हैं कि क्या अगर राज्य नागरिकों के लोक कल्याण के लिए आर्टिकल 36 से 51 तक में जो प्रावधान दिए गए उनके अंतर्गत विधि ने बनाए, तो क्या उनको जो है न्यायालय में परिवर्तित कराया जा सकता है? क्या नागरिक जो है राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उनको उन नीतियों को परिवर्तित करा सकते हैं जो घोषणा सरकार ने की है और कानून नहीं बनाए? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये स्पष्ट किया था कि हर सरकार जो सरकार बनेगी और जिसने यहाँ पर नीतियाँ बनाने की, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की लोगों के समक्ष जो है घोषणा की है, अगर वे जो है अपने शासनकाल में उनकी पूर्ति नहीं करती तो सरकार के पास जो है सर्वोच्च ताकत है, वे जो है उस सरकार को बदल सकती है, भले ही इसको जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न बनाया गया हो। तो इसमें कोई शंका नहीं है, जब सरकार जो है यहाँ अपने नागरिकों के लिए वेलफेयर स्टेट यानी कि वेलफेयर के लिए कानून नहीं बनाएगी तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर मत देने का अधिकार नागरिकों को है, वह जो सरकार को बदल देगी। तो इसीलिए इसको परिवर्तनीय नहीं बनाया गया। आर्टिकल 37 जो है 37 डायरेक्टली ये कहता है कि भाग 4 में प्रदत्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 में जो है यहाँ पर जो न्याय की बात की गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है, उसको जो है यहाँ क्रियान्वयन यहाँ आर्टिकल 38 में होता है। यानी कि जो वितरण न्याय जुरिस्प्रूडेंस में दिया गया है, जो वितरण न्याय का सिद्धांत, वो यहाँ आर्टिकल 38 में है। यानी कि सरकार जो है नागरिकों के कल्याण के लिए कानून बनाएगी, उनको जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी, और उसका कर्तव्य है कानून बना के, नीतियाँ बना के नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं स्थापित करें। तो लोक कल्याण की भावना आर्टिकल 38 में जो है इस प्रकार से दी गई है। आर्टिकल 39 जो है इसमें कई खंडों में विभाजित किया गया है। ए कहता है, आर्टिकल 39 का खंड ए कहता है कि सभी पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य या समान जीविका का पर्याप्त अवसर मिलेंगे। देखो, आज के समय में भारत सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जब से संविधान लागू हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को जो समान जीविका अपनाने का अधिकार है। आईएएस बन रही, आईपीएस बन रही, मिलिट्री में जा रही, एयरफोर्स में जा रही, नेवी में जा रही, और यहाँ पर अध्यापक या अध्यापिका भी इस प्रकार से बन रही। और यानी कि जो भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, सभी में जीविका उपार्जन का
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी एक क्या नाम अधिकार है, जिसको कि राज्य ने कानून बना के सभी पुरुष स्त्रियों को प्रदान किया है। आर्टिकल 39 के खंड ए के अंतर्गत। आर्टिकल 39 बी के अंतर्गत यहाँ जो राज्य की भौतिक संपदा है उस पर उसका राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जैसे कि जितने भी खान खनिज या स्पेक्ट्रम या बैंकों के मामले सबका राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट ने समय समय पर इस प्रकार से कानून बनाकर किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 39 बी के अंतर्गत ही किया गया है। बैंक नेशनलाइजेशन 1969 के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद बैंकों को अब मिला भी दिया गया है, यानी कि कई बैंक थे उनको सम्मानित कर दिया गया। और इस प्रकार से वर्तमान में भारत में 12 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो आर्टिकल 39 बी के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 39 सी के अंतर्गत यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई है, यानी कि भारत जैसे कि अमेरिका में है पूंजीवादी व्यवस्था है या और देशों में और व्यवस्था है, भारत में मिश्रित, यानी कि सभी को समान अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी का भी और जो रसिया में और चाइना में जो मजदूर को हक ज़्यादा दिया गया उसको मिला दिया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ कर दी गई आर्टिकल 39 सी के अंतर्गत। आर्टिकल 39 के खंड डी में समान कार्य के लिए समान मजदूरी होगी, यानी कि स्त्री और पुरुषों में जो मजदूरी का गैपिंग थी उसको समान कर दिया गया आर्टिकल 39 डी के अंदर। आर्टिकल 39 ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत यहाँ इंसर्टेड गया, जोड़ा गया और उसमें सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर देगी आर्टिकल 39 ए के अंतर्गत। और ये एक मौलिक अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट भी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अंतर्गत अभियुक्त को यहाँ निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। अगर उसके पास अपनी डिफेंस में एडवोकेट अपॉइंटमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो वो न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकता है और न्यायालय सेक्शन 304 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको मुफ्त में यहाँ पर एक एमएक्स क्यूरी प्रदान करेगा। इसी प्रकार से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी ऑर्डर 33 के रूल 18 में ये प्रावधान किया गया है कि वहाँ भी सिविल में भी अगर किसी के पास अपनी प्रतिरक्षा के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वह न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए एक अधिवक्ता अपॉइंटमेंट कर सकता है निःशुल्क विधिक सहायता के लिए। तो निःशुल्क विधिक सहायता 39A के अंतर्गत प्रदान की गई, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है भाई। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए भी कानून सरकार ने बनाए हैं और ये नीति निर्देश तत्व है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। यहाँ पर संसद ने 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किए, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 9 और 9A जोड़ा गया और इसी के साथ यहाँ पर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों के लिए यहाँ संवैधानिक प्रावधान किए गए और सभी राज्यों में इसके अकॉर्डिंग ही कानूनों में तब्दीली हुई। जो पहले से कानून थे जहाँ नहीं थे उसकी इसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए या नगर पंचायतों के संगठन के लिए कानून बनाए गए। इस प्रकार से आर्टिकल जो 42 है वो यहाँ प्रसूति मैटरनिटी रिलीफ के बारे में करता है बात। जब गवर्नमेंट जॉब में चाहे प्राइवेट जॉब में है, यहाँ पर महिलाओं को गर्भवती अवस्थाओं में प्रसूति सहायता के लिए 26 सप्ताह का यानी कि 6 माह का
जो है छूट दी गई है और इस अवधि में उनका जो है कोई वेतन नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये जो प्रावधान है केवल उन्हीं महिलाओं को प्राप्त होगा जो कि 2 बच्चों तक, यानी कि 2 बच्चों तक महिलाओं को ये प्रावधान प्राप्त होगा। अगर तीसरा बच्चा उनको होता है तो आर्टिकल 42 का जो है लाभ महिलाओं को प्राप्त नहीं होगा। छुट्टी तो मिल सकती है लेकिन उनको वेतन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो 6 माह का पीरियड है प्रसूति सहायता का, इसके अंतर्गत महिलाओं को चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, वेतन के साथ जो छुट्टी मिलेगी 6 माह की, जिससे कि वे बच्चे की सही रूप से देखभाल कर सकें। आर्टिकल 43 में उद्योगों के प्रबंध में ये कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके लिए भी राज्य कानून बनाएंगे और राज्य ने इस प्रकार से कानून बनाए हुए हैं। आर्टिकल 44 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो संविधान सभा में भी पूर्ण रूप से चर्चा का बिंदु रहा है और उसके पश्चात भी आज तक भी ये जो है एक बर्निंग टॉपिक रहा है, जिसमें कि सरकार जो है आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो है समान नागरिक संहिता बनाने से हिचकिचाहट है, उसने नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मत वोट की राजनीति जो है इसने कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसीलिए जो है राज्य इस पर जो है कानून नहीं बना रहा। अन्यथा अन्य जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर अधिकांश पर जो है राज्य ने कानून बनाए, लेकिन आर्टिकल 44 से वह डरती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार जो है यहाँ केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जब एक जनता है, भारतीय नागरिक है, तो उन पर समान रूप से कानून लागू होने चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। सबसे पहले जो चर्चा हुई थी यूसीसी में, संविधान सभा में सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर 1948 में जो है इस पर जो है कानून बनाने की बात की थी कि इसको नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत रखो, इसको जो है तुरंत कानून बनाओ संविधान में। लेकिन उस समय जो है एक सदस्य थे संविधान सभा के बेग, उन्होंने इसका विरोध किया था और लोगों ने जो है और ने भी विरोध किया, तो ये जो है संविधान में पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। और उसके बाद ये 44 में रख दिया कि राज्य जब ऐसा चाहेगी तब ऐसी नीति बना सकती है, ऐसा कानून बना सकती है, लेकिन राज्य ने नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम केस आज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार जो है इस ओर कदम नहीं उठा रही और इससे जो है यहाँ पर समाज में जो कानूनों का बहुत बुरी तरह दुरुपयोग हो रहा, तो इसके लिए कानून बनाना चाहिए। उसके बाद प्रगति वर्गीज वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीज के मामले में इंडियन सक्सेशन एक्ट जो 1925 है उसमें सेक्शन 118 है, उस पर बात हुई थी और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार जो है इस पर कानून क्यों नहीं बनाती, क्योंकि एक समुदाय को दूसरा एक लाभ मिल रहा और दूसरे को वो लाभ नहीं मिल पा रहा, तो आप क्यों नहीं कानून बना रहे, लेकिन नहीं बना पाई। उसके बाद नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही, आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार जो है सोई हुई है। डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि यूसीसी बनानी चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। जॉन वाल्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी यही बात कही। अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में भी मायरा और वैष्णवी विलास सेवाकर के मामले में यही बात की कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यूसीसी बनानी चाहिए। सत्य प्रकाश मीणा वर्सेस अलका मीणा के मामले में 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ये बात कही कि सरकार इस ओर कदम उठावे जिससे कि जो विभेद है वो एक समान हो जाए। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरे केस में 2021 में ही अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी सरकार से आग्रह किया कि यूसीसी के लिए कदम उठाइए। कम से कम भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले ही पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगालियों का दिन था, उन्होंने जब गोवा में यहाँ पर यूसीसी लागू किया था। तो आज एकमात्र राज्य भारत का है जो कि जिसमें कि यूसीसी लागू है। दूसरा राज्य यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्य होगा उत्तराखंड, जिसमें कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और उसने लगभग जो है
यूसीसी का ड्राफ्ट जो है तैयार कर लिया और वे कभी भी इसको लागू कर सकते हैं। 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं जस्टिस अवस्थी, उन्होंने जो है लोगों से इस पर जो है अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं कि आर्टिकल 44 क्यों लागू नहीं होना चाहिए, और यानी कि समान नागरिकता क्यों बननी चाहिए और क्यों नहीं बननी चाहिए, इस पर जो अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। देखते हैं आगामी भविष्य में समान नागरिक संहिता बनती है या नहीं बनती है, ये तो जो है सरकार पर ही निर्भर करता है कि वो इतनी इच्छा शक्ति है उसमें या नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को उनकी बाल्यावस्था, शिक्षा आदि के लिए जो है यहाँ सरकार कदम उठाए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को लिए। अब गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वे इस प्रकार से 6 वर्ष से कम आयु के बालकों का जो है पोषण आहार देती हैं, उनको शिक्षा भी देती है आदि आदि। गवर्नमेंट की तरफ से इस ओर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्टिकल 46 जो है कहता है SC ST और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी मामलों में अभिवृद्धि करेंगे। जो आपको वजीफा मिलता है वो आर्टिकल 46 के माध्यम से मिलता है। सरकार ने इस ओर नीति बनाई, कानून बनाए, जिससे कि SC ST और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग जो कि शिक्षा से वंचित थे उनको वजीफा दिलाया जाए और शिक्षा में उनकी अभिवृद्धि की जाए। आर्टिकल 47 में मिड डे मील योजना है। तो आपसे पूछा जाएगा मिड डे मील योजना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 47 के अंतर्गत है। आर्टिकल 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन के संवर्धन के लिए यहाँ सरकार कानून बनाएगी। सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय को रखे जो खोले हुए हैं, जो कि अच्छे अच्छे सीड्स जो है बना रहे, दिन प्रतिदिन जो है यहाँ जो गेहूं है, धान है, सरसों है, गन्ना है आदि आदि जो फसलें हैं उनके लिए जो है निरंतर जो है प्रयासरत है। अच्छी तकनीकी के बीज जो है इस प्रकार से वैज्ञानिक रिसर्च करके बना रहे हैं। और पशुओं के लिए पशुओं की नस्ल सुधार के लिए, जैसे कि करनाल में आपका NDRI है, उसके अंतर्गत जो है यहाँ पशुओं की नस्लों में सुधार किया जाता है। ये भी जो है नीति बनाओगे सरकार, और इस प्रकार सरकार ने जगह जगह इस प्रकार से इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। करनाल में सबसे बड़ा है। उसके बाद आर्टिकल 48 में कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना के लिए कानून बनाएगी। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए संसद ने जो कानून बनाए हुए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, आदि आदि के लिए कानून बना रखे। और पर्यावरण बोर्डों की स्थापना की गई है। और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं और वे इस प्रकार से प्रभावी हैं और वन और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात ये की गई है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण होगा तो यहाँ जो राज्य का प्रभुत्व है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही जगह थी, उससे जो है वहाँ कहीं ना कहीं पक्षपात होने की संभावना थी। इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण कर दिया गया। जो नई दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 है, ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये अलग हुई है। और क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो है आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया और 1 अप्रैल 1974 को जो है लागू किया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक हुई। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सरकार नीतियाँ बनाएगी, कानून बनाएगी, जिससे कि विदेशी राज्यों के साथ भी एक जो है शांतिपूर्ण रूप से जो है हम अपना कार्य कर सकें और जो है मित्रतावत जो है हम लोगों के साथ
देशों के साथ ये इस प्रकार से रहे। उसके बाद है भाग 4A, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ इंसर्टेड किया गया, और ये इसमें जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए। नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों की मांग तो करते हैं, वे तो क्या नाम जो है मूल संविधान में दिए थे, लेकिन कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर उपेक्षा करते हैं। इसीलिए यहाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, लेकिन इनको जो है लागू करने के लिए कोई इन्फोर्सेबल यानी कि इनको लागू करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। फोर्स होना जरूरी है, लेकिन वो नहीं है। सरदार सरवण सिंह समिति द्वारा सरदार सरवण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 के बाद 4A जोड़ा गया 1976 में, जिसके अंतर्गत ये 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। ये मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए थे, यानी कि सोवियत रूस, उस समय जो सोवियत रूस था उसके संविधान में ये मौलिक कर्तव्य थे और वहाँ से जो इम्पोर्ट किए गए 10 मौलिक कर्तव्य। 86 संविधान संशोधन एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, यानी कि अब जो है आर्टिकल 51A के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आज जो है मैंने जो है नीति निर्देश तथ्यों के बारे में, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे टॉपिक बताया आपसे, और मौलिक कर्तव्य के बारे में जो पूछा जाता है उसके बारे में मैंने जो है आपसे विस्तार पूर्वक बताया है। धन्यवाद। और कल मैं उच्च न्यायालय का गठन, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका किस प्रकार से रिमूवल हो सकता है, आदि आदि बातों के बारे में बताऊंगा, जो भारतीय संविधान की जो जेलों के लिए अंतिम लेक्चर होगा। धन्यवाद।